हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मोशन शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का 12th फिजिक्स का टॉप 10 क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियो में 10-10 करके 50 क्वेश्चंस देख लिए हैं और ये आज का ये अंतिम वीडियो होगा। यह इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो होगा और इसी में आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप इन 60 क्वेश्चन का तैयारी अगर बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो शायद एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। तो आप लोग जरूर एक बार इन क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज के वीडियो में भी हम लोग और 10 क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन है स्वप्रेरण 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 तथा अनुन्य प्रेरण को परिभाषित करें। स्वप्रेरण और अनुन्य प्रेरण में स्वप्रेरण और अनुन्य प्रेरण क्या होता है इसको परिभाषित करना है। तो देखिए इसका उत्तर स्वप्रेरण, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा का मान परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा का मान परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा, उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा का मान परिवर्तित होता है तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। आइए देखते हैं कि अनुन्य प्रेरण क्या होता है। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा का मान परिवर्तित होता है तो उस कुंडली के पास स्थित अन्य कुंडली में, उस कुंडली के पास स्थित अन्य कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को अनुन्य प्रेरण कहते हैं। जिस कुंडली में धारा का मान परिवर्तित हो रहा है उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है तो इसे हम लोग स्वप्रेरण कहेंगे। लेकिन उसमें नहीं होकर बगल वाले कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है तो इस घटना को हम अनुन्य प्रेरण कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये था आपका पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखें। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जैसे ही याद आता होगा आप लोगों का हाथ अपने आप ऐसे हो जाता होगा कि इस प्रकार से होता है। आइए देखते हैं कि इस नियम के अनुसार दाएं हाथ, अच्छा एक मिनट, यहां बाएं नहीं दाएं, दाएं हो जाएगा क्वेश्चन में। तो इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी व अंगूठा तीनों एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री पर होना चाहिए हो। और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक के गति की दिशा को व्यक्त करे तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आंसर आपका सही है। बाएं हाथ का नियम, क्वेश्चन भी आपका सही है, आंसर भी सही है। आंसर में थोड़ा सा यहां देखेंगे कि दायां नहीं, यहां आपका बायां हो जाएगा, बाएं। यदि इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा तीनों को इस प्रकार रखें, एक दूसरे के लंबवत हो, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक के गति की दिशा, अंगूठा चालक के गति की दिशा को व्यक्त करे तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये जो मध्यमा है ये प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। चलिए ये प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या है इसके लिए व्यंजक लिखिए। लॉरेंज बल, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला कुल बल विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। मान लीजिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई आवेशित कण है, इस कण पर लगने वाला जो बल होगा वो टोटल बल जो होगा, इस पर जो चुंबकीय बल लगने वाला है यानी एफ बी जो लगेगा, एफ बी, और जो इसमें विद्युत बल लगेगा, जो इसमें विद्युत बल लगेगा एफ ई, दोनों के सदिश योग के बराबर होता है, दोनों के सदिश योग के बराबर होता है। इस चीज को हम फॉर्मूले में भी इस टाइप से लिख सकते हैं, F बराबर एफ ई, यानी ये हो गया वैद्युत बल प्लस चुंबकीय बल, चुंबकीय बल इसे B द्वारा सूचित करते हैं। ये जो एफ ई है आपका,
ये हो जाएगा क्यू ई के बराबर, क्यू वेक्टर ई के बराबर। अब प्लस एफ बी जो होता है क्यू भी बी, क्यू भी बी के रूप में होता है ना, वेक्टर का हो जाएगा। अब इस दोनों में से हम चाहें तो यहाँ से Q को अगर कॉमन ले लिया जाए तो वेक्टर E प्लस भी क्रॉस बी हो जाएगा, आपका भी क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा लॉरेंज बल के लिए कि F बराबर Q इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी, यहाँ वेक्टर का साइन लगा होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस से आप क्या समझते हैं। जब समान आवृत्ति जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उसके अध्यारोपण से, जब दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है तो अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, कहीं ब्राइट फ्रिंज तो कहीं डार्क आ जाता है, तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस टाइप से लिखिए, आपका 2 नंबर निश्चित रूप से आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से तैयारी करते रहें और जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसको एक बार ध्यान से करेंगे। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक क्या है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ मान शक्ति, यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यथार्थ माध्य शक्ति नहीं, यहां हो जाएगा आपका शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटे आभासी माध्य शक्ति। शक्ति गुणांक को हम cos फाई के रूप में भी लिखते हैं, cos फाई के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका नेत्र की समंजन क्षमता। बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया ये प्रश्न। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखिए, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी हम लोगों का जो आंख है इसका फोकस दूरी बार बार, हम जिस भी चीज को देखते हैं उसके अनुसार फोकस दूरी बार बार बदलती रहती है और नेत्र लेंस के इसी क्षमता को, फोकस दूरी को बार बार बदलने की क्षमता को ही हम कहते हैं समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये छठा क्वेश्चन था। 7वां देखिए, ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार, उसमें लेयर, बहुत ज्यादा लेयर क्यों चढ़ाया जाता है। देखिए इसका आंसर क्या है, ट्रांसफार्मर के लोहे के क्रोड में फ्लक्स परिवर्तन के कारण भंवर धाराएं, एडी करंट, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण लोहे का क्रोड गर्म हो जाता है और इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का उष्मा के रूप में क्षय होता है। इस हानि को कम करने के लिए क्रोड को एक दूसरे से विद्युत रोधित लोहे की पट्टियों द्वारा परतदार बनाया जाता है। यानी ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो परतदार बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका उत्तर श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, एक ही बात है, या तो श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी मतलब जिन जिन रंग से वो बना है, जिन जिन वर्णों से मिलकर बना है उसमें, यानी 7 रंगों में विभिन्न अवयवी, अर्थात हम लिख सकते हैं कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये मान लिया जाए कि ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म में हम एक श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश को गुजारने पर ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है।
और इसमें जो कलर का नाम है वो आपका इस क्रम में हो जाएगा VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, बैगनी, जामुनी, ब्लू यानी नीला, हरा, पीला, ऑरेंज यानी नारंगी, और ये लाल, ये होता है। आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, यहाँ लिखेंगे ये है आपका श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, और इधर इस क्रम में आप सबका नाम लिख दीजिए। यहाँ से आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा, और इसी पट्टी को, जो रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्ण स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, वर्ण स्पेक्ट्रम। ये है आपका प्रिज्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को अच्छी तरह से देख लिया। अगला है प्रश्न संख्या 9, सौर सेल, सोलर सेल क्या है? इसके कोई दो उपयोगों को बताएं। इसका कोई दो यूज भी बताना है कि सोलर सेल का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका उपयोग देखेंगे, इसका उपयोग हम लोग करते हैं कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर के प्रचालन में। कैलकुलेटर को यूज करते हैं तो उसमें हम सौर सेल का ही यूज करते हैं, ताकि जब उसका चार्ज खत्म हो जाए तो कुछ देर के लिए धूप में रख दिया जाए तो वो अपने आप चार्ज हो जाता है। तथा कृत्रिम उपग्रहों के अंदर विभिन्न विद्युत संयंत्रों के प्रचालन में सौर सेल का उपयोग किया जाता है, और इसी सौर सेल का उपयोग उपग्रह में भी, सैटेलाइट में भी किया जाता है। तो इसका दो उपयोग रहा, कैलकुलेटर और दूसरा है कृत्रिम उपग्रह में। एक हो जाएगा आपका कैलकुलेटर में और दूसरा कृत्रिम उपग्रहों में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए आज का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। आज का ही नहीं बल्कि इस सीरीज का जो फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन चल रहा था उसका ये अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद फिजिक्स में कोई भी प्रश्न नहीं करवाया जाएगा। बस आप इतने प्रश्न को देख लीजिए, एग्जाम आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा। आइए देखिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है? प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है? तो पहले हम लोग जानते हैं प्रतिघात के बारे में। संधारित्र या प्रेरकत्व, संधारित्र या प्रेरकत्व द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उत्पन्न बाधा को प्रतिघात कहते हैं। संधारित्र या फिर प्रेरकत्व के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उत्पन्न बाधा को प्रतिघात कहते हैं, और इसका SI मात्रक ओम होता है। जो आपका प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का जो आपका SI मात्रक होता है वही आपका प्रतिबाधा का, प्रतिघात का भी हो जाएगा। अगला है दूसरा देखेंगे, प्रतिबाधा क्या है? किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उत्पन्न बाधा को, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उत्पन्न बाधा को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z द्वारा सूचित किया जाता है, इसे Z द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है, इसका भी SI मात्रक ओम ही होता है। प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा तीनों का SI मात्रक ओम ही होता है। ठीक है, ये था आपका अंतिम प्रश्न। और फिर आप लोगों का एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो 5 नंबर के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है, उसके लगभग आपका 15 प्रश्न उसमें मिलेगा। और इस 15 प्रश्न को आप लोगों को तैयारी कर लेना है। उसमें सिर्फ आपका प्रश्न रहेगा, उत्तर नहीं रहेगा। उत्तर अपने अनुसार आप तैयार कर लेंगे एग्जाम से पहले। और उम्मीद करते हैं कि तैयारी तो आप लोगों का पहले से ही होगा, बस एक बार रिवाइज कर लेना है उससे। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।